हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आप सभी जानते हैं कि अगस्त 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजीज की पूरी सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में ये 6th नंबर का वीडियो है। हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक परिदृश्य सभी को कंप्लीट कर लिया है। स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है उसके अंदर कुछ एक न्यूज़ बची है। उसके बाद में हम जो है जो छोटी मोटी न्यूज़ बची है लास्ट वाली उसको करके और एक या इसके बाद वाले वीडियो में ये जो पूरी मैगज़ीन है आपकी आज कवर हो जाएगी। तो आप जो है जल्द से जल्द इस पूरी मैगज़ीन को देख लीजिएगा और एक दो बार रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपका जो है इस मंथ का करंट अफेयर्स जो है वो भी तैयार हो जाएगा। और कुछ एड ऑन्स अगर आपको लगते हैं, जैसे कि आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी आपका टेस्ट पेपर हो या कोई पुराने ओल्ड ईयर पेपर में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया हो जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो आप उसको इसी मैगजीन के अंदर नोट डाउन कर लीजिए या फिर कहीं ना कहीं इसी में एड ऑन कर लीजिए ताकि आपको रिविजन में सुविधा हो। आज जो है प्रोबेबली मैं इस मैगजीन की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जो है इस मैगजीन को भी देख सकते हैं। हालाँकि मैं फिर भी प्रेफर करूँगी कि आप फिजिकल फॉर्म में मैगजीन को खरीदें, लेकिन जिसके पास अवेलेबल ना हो तो उनके लिए ये मैगज़ीन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी। तो आज जो है हम लास्ट में जो हमने छोड़ा था वो था हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स के अंदर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है मिसलेनियस के अंदर कि वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। अभी तो आप जानते हैं कि टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं। जो नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होंगे 2032 में, तो वो जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो खेल हैं उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को दी गई है। ठीक है, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का जो है वो दूसरा जो देश है वो बन गया है। तो देखिए 2032 में तो उसको मिलेगी मेज़बानी, लेकिन इससे पहले 2024 में जो ये मेज़बानी है वो जो है फ्रांस के पेरिस में मिलेगी और 2028 में जो है लॉस एंजलिस को जो है इसकी मेज़बानी दी जाएगी, किसकी? ओलंपिक खेलों की। फिर नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन फरवरी 2022 में जो है वो किया जाएगा। तो हरियाणा की जो राज्य सरकार है उसने कोविड की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे उनको फरवरी में आयोजित करने का जो है निर्णय लिया है, जो कि फरवरी 2022 में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन आते हैं। और पहले ये खेल 21 नवंबर से जो है ये आयोजित होने वाले थे, लेकिन बाद में जो है वो भी देख ही लिया हमने कि कोविड के कारण इसको जो है पोस्टपोन किया गया है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर जो है वो धाकड़ होगा। इसका शुभंकर का नाम भी ध्यान रखिएगा, धाकड़। जो यूथ इंडिया, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका पहली बार आयोजन हुआ था 2018 में दिल्ली में, दूसरा आयोजन 2019 में पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा जो आयोजन हुआ है वह जो है गुवाहाटी के अंदर हुआ था असम में, और चौथा जो आयोजन है वो अब हरियाणा के अंदर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है महिला एशिया कप फुटबॉल, इसका आयोजन मुंबई व पुणे के अंदर जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो महिला एशिया कप फुटबॉल का जो मैच है उसको पुणे और जो है मुंबई के अंदर जो है वो किया जाएगा इनका आयोजन। और फिर है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में जो है मान्यता प्रदान करने का निर्णय 2 जुलाई 2021 को लिया है। तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वाको से संबद्ध है, जो कि किक बॉक्सिंग खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। तो ये भी थोड़ा सा जो भी न्यूज़ में रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर जो नेक्स्ट है ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो पहले इसका आदर्श वाक्य हुआ करता था फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। अभी इसमें टुगेदर और फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर के साथ में टुगेदर और जोड़ दिया गया है। तो ये अब इसका नया आदर्श वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट खेल हैं इनके बारे में तो खैर हम सभी लोग जो है अभी देख ही रहे हैं न्यूज़पेपर में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ हुआ है। तो ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इनका जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और इसका 32वां ये संस्करण है और ये जो है टोक्यो जापान में आयोजित किए गए हैं। इसमें 205 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें कुल जो स्पर्धाएँ हैं वो है 33 खेल हैं और 339 इवेंट हैं। तो ये स्टार्ट कब हुए हैं? 23 जुलाई से और समापन होगा इनका 8 अगस्त को, यानी हो चुका है। और शुभंकर है इसका नीले रंग का मिराई तोवा। ठीक है, ये इसका शुभंकर है। ये इसका आप जो है टैग देख ही सकते हैं यहाँ पे। फिर है टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने उद्घाटन समारोह के समापन पर ओलंपिक ज्योति को प्रज्वलित जो है इसमें किया है। ठीक है, फिर है मशाल रिले वर्ष 2011 में सुनामी की मार झेल चुके फुकुशिमा प्रांत के जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर से शुरू हुई और 121 दिनों में जापान के 47 प्रांतों से गुजरी। इसमें जो मशाल होती है उसको ले जाना होता है।
2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मशाल रिले का नारा था होप लाइट्स आर वे, होप लाइट्स आर वे, ये इसके ओलंपिक्स का नारा था। इसका शुभंकर देख लेते हैं। तो इसके शुभंकर का नाम है मिराई तोवा, जिसका रंग है इंडिगो ब्लू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जापानी शब्द मिराई तोवा में मिराई का अर्थ होता है भविष्य और तोवा का मतलब होता है अनंत काल। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना है। अब जो नए खेल जो है टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो नए खेल जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, इनको भी इस बार जो है इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा बेसबॉल पुरुष और सॉफ्टबॉल महिला की ओलंपिक में जो है वो वापसी हुई, यानी पहले से जुड़े हुए थे लेकिन जो है बीच में कुछ टीम्स नहीं थी और उसके बाद में वापस इसको इंक्लूड किया गया है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि जापान ने ओलंपिक के सभी पदक पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फ़ोन से बनाए हैं और भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग को लोकप्रिय पार्श्व गायक मोहित चौहान ने संगीतबद्ध किया है और गाया है, एवं गीत उनकी पत्नी सुश्री प्रार्थना गहिलोटे ने जो है उनको लिखा है। महिला भारोत्तोलक जो है मीराबाई चानू ने दिलाया टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक, ये तो हमने देखा ही है कि 49 किलोग्राम वेट में जो है मणिपुर की मीराबाई चानू जो है उन्होंने जो है फर्स्ट पदक जो है वो दिलाया है। और इस वर्ग में 49 किलोग्राम का जो स्वर्ण पदक है वो चीन की जो चीन की वेट लिफ्टर है होई जुई, उनको जो है अवार्ड मिला था। ठीक है, पहला स्वर्ण पदक जो है टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक चीनी निशानेबाज यांग कियांग जो है ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में जीत दर्ज कर टोक्यो ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। अब कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि इन खेलों का आयोजन जो है 24 जुलाई 2020 को होना था, लेकिन इनको कोविड के कारण जो है स्थगित किया गया और 9 अगस्त को जो है ये जो है हुआ इनका। ठीक है, 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त तक जो है उनका होना था, लेकिन जो है ये डिले किए गए थे। फिर उसके बाद में 2021 में इनको आयोजित किया गया और ओलंपिक खेलों के इतिहास में दूसरी बार ये अवसर है जब टोक्यो में खेलों के महाकुंभ का आयोजन हुआ है। टोक्यो में दूसरी बार ये आयोजन हुआ है। इससे पहले 1964 में भी यह शहर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो करवा चुका है। जापान के जो सम्राट हैं वहाँ पर, क्योंकि जो है अभी भी किंग का रूल है, तो वहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। इन्होंने टोक्यो 2020 के ओलंपिक खेलों की आधिकारिक रूप से जो है वो शुरुआत करने की घोषणा की है। तो कोरोना के कारण इस समारोह में 1000 से भी कम दर्शकों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, अतः जापान के सम्राट सहित मात्र 15 अंतर्राष्ट्रीय नेता ही इस शुभारंभ जो समारोह इसमें शामिल हो सके थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख, जापान के सम्राट नारुहितो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन वे प्रमुख पदाधिकारी जो है इसमें शामिल थे। तो इतना इनको याद नहीं करना है, जस्ट एक फॉर नॉलेज था। भारत का मार्च पास्ट में 21वां स्थान था और टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में 18 भारतीय खिलाड़ी और 6 अधिकारियों ने जो है हिस्सा लिया। तो उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत के 2 खिलाड़ियों ने अपने देश की अगुवाई की। भारत की ओर से 6 बार की जो विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में ये लोग जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं और इसी के साथ आपका स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि सामान्य न्यूज़ है जिसमें नियुक्तियाँ हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स है, कुछ ऐप्स है, पोर्टल्स हैं वो जारी हुए हैं, तो उसके कुछ पेजेस हैं जिसको अपन कवर कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, यानी कि निर्वाचन और नियुक्तियां देखते हैं। तो राष्ट्रीय नियुक्तियों में सबसे पहली नियुक्ति है पीयूष गोयल जी की। इनको उच्च सदन यानी राज्यसभा के नेता जो है उसके रूप में नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? M वेंकैया नायडू। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को उच्च सदन का नेता नियुक्त किए जाने की घोषणा की है और इस पर वे थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में कर्नाटक का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जा चुका है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और मुख्तार अब्बास नकवी जो है राज्यसभा के उपनेता होंगे। ठीक है, अब देखते हैं सदन के नेता का उत्तरदायित्व। सभा के नेता सभा में सरकारी कार्य के कार्यक्रमों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री सभा के नेता के रूप में एक मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं को नाम निर्देशित करता है, परंतु यदि प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा का सदस्य है तो वह सभा के नेता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और उसके अलावा तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि M वेंकैया नायडू जो है यहाँ के चेयरमैन है, उपसभापति हरिवंश है और विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जो है वो है देश दीपक वर्मा। ठीक है,
फिर है बीके सिन्हा के ऊपर, तो ये भारत के ओलंपिक दल के जो है प्रेस अताशे थे, यानी कि जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर, सेवानिवृत्त आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है बीके सिन्हा, इनको टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के सुरक्षा के साथ साथ जो प्रेस अटैची है उनके रूप में भी जो है इनको नियुक्त किया था। और इसके अंदर ऑफिसर्स की जो रेंज है उसके अंदर ये जो है वो शामिल हुए थे। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? जो ओलंपिक में जो भारतीय इसकी ब्रांच है तो उसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा नाम है उनका। और भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? तो वो है राजीव मेहता। तो इनके नाम थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो शपथ ली है। ये 10वें मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर जो है वो बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। और यहाँ उन्होंने तीरथ सिंह रावत का जो है वो स्थान दिया है। तो यहाँ पर संवैधानिक संकट के चलते जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा था, इसीलिए जो है नए जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानांतरण हुए हैं, जिनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं गोवा के राज्यपाल कौन है। तो गोवा में मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को स्थानांतरित करके गोवा का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। तो गोवा के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन। ठीक है। फिर त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य। इनको जो है भी त्रिपुरा का जो है त्रिपुरा का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। फिर देखें झारखंड, तो झारखंड में जो है त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को स्थानांतरित करके यहाँ पर भेजा है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र हुआ है इनका। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो अभी हमने पढ़ाई था, थावरचंद गहलोत को बनाया गया है। फिर है हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, इनको बनाया गया है। और मिज़ोरम के जो है डॉक्टर हरिभाऊ कमबपति को मिज़ोरम का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और मध्य प्रदेश में मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, इनको हिमाचल प्रदेश का जो है वो हालांकि ये काफ़ी बोरिंग नाम है और मतलब काफ़ी बोरिंग टॉपिक चल रहा है, लेकिन आपको जो है एक बार ग्लांस ओवर कर लेना है कि नए गवर्नर कौन बने हैं, क्योंकि देखिए आरएस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अदर एग्जाम्स जो आपके होते हैं आरपीएससी के उनमें ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कि भाई करंट में भी ये था कि हाल ही में चर्चा में रहा है, तो करंट के नाम पे वो कुछ भी करंट पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा गवर्नर का जो नाम है वो ध्यान में रखिएगा। फिर है नासिर कमल, ये अच्छा एक मिनट, इस यहाँ तक तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के बारे में कि राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो है उनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट नियुक्ति तो नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि जो अमिताभ कांत हैं जो कि नीति आयोग के क्या हैं सीईओ हैं, तो इनके कार्यकाल में जो है 1 वर्ष की और वृद्धि कर दी गई है, यानी कि 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो जो है ये तीसरी बार उनके कार्यकाल में जो है वो वृद्धि की गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखते हैं तो इशाक हरजोग जो है उनको राष्ट्रपति बनाया गया है इजराइल का। शेर बहादुर देउबा जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और उसके अलावा हाँ, इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हैती के कौन बने इनका नहीं है। फिर कुछ ऑबिचुरीज देख लेते हैं कि वीरभद्र सिंह जो राजनीतिज्ञ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो कई बार जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के रूप में रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं और 6 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अभी इनका जो है देहांत हो गया है। और इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार में भी जो है इनको मंत्री पद जो है वो मिला था। फिर है जिनको ट्रेजेडी किंग के नाम से हम जानते हैं दिलीप कुमार, उनका भी निधन हो गया, 98 ईयर के थे। और इनको जो है उन्हें बॉलीवुड का पहला खान भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और कुछ इनकी यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और न्यूज़ वगैरह के बारे में तो जैसे इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है, निशान इम्तियाज़ मिला हुआ है जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म पुरस्कार मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है 8 बार। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। फिर उसके बाद है यशपाल शर्मा, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज यशपाल शर्मा का 13 जुलाई 2021 को कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हुआ था। तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रहे हैं, हालांकि इनके बारे में तो शायद नहीं पूछा जाए तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर कुछ एक और न्यूज़ है कि विद्या बालन जो है उनके नाम पर कश्मीर में जो भारतीय सेना ने गुलमर्ग कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम जो है बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, विद्या बालन फायरिंग रेंज। जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले के गुलमर्ग में ये स्थित है और उनका जो फिल्मों में योगदान है उसको देखते हुए जो है ये कार्य जो है वो किया गया है। फिर है शिरीषा बांदल, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर है और इनके बारे में तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली ये तीसरी भारतीय मूल की महिला जो है वो बन गई हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर इनसे पहले हम देखें तो जो है सुनीता विलियम्स और जो भारतीय मूल और उसके जो है और फिर राकेश शर्मा जो है
वो भी जो है भारतीय मूल के थे, जो कि अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं, अंतरिक्ष में जा चुके हैं। और कल्पना चावला जो है, उनके बाद ये भारत में जन्मी दूसरी ऐसी महिलाएं जिन्होंने अंतरिक्ष का सफ़र तय किया, जबकि विश्व में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली वह चौथी भारतीय थीं। ठीक है, अब कुछ दिवस और सप्ताह के बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस कब आता है, जो ICAI के द्वारा ये संस्था है जो CA के एग्ज़ाम्स लेती है, CA CS के। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस जो है वो 1 जुलाई जो है उसको मनाया जाता है। और 1 जुलाई 1949 को ICAI को संसद में पास करके एक एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। इस दिन को नेशनल CA डे के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब आता है, तो वो 1 जुलाई को आता है, और ये डॉक्टर BC राय के जन्मदिन और पुण्यतिथि जो है उसको मनाया जाता है। ये कौन थे, तो ये चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। फिर अब भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, जिसको SBI बोलते हैं, तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को SBI को जो है स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर UFO डे, UFO होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि कहते हैं कि एलियंस के होते हैं ये। तो ये इसके प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए या बताने के लिए जो है 2 जुलाई को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस मनाया जाता है। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, तो वो 4 जुलाई को आता है। अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी 4 जुलाई 1776 को, जिसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब आता है, तो वो 4 जुलाई को आता है, और ये दिवस जो है जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम थी रीबिल्ड बेटर टुगेदर। फिर है विश्व जूनोसिस डे, यानी कि जो जानवरों से फैलने वाली बीमारियां हैं उनसे जागरूकता फैलाने के लिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है वो मनाया जाता है। फिर है नेशनल फिश फार्मर्स डे, तो ये जो है 10 जुलाई को, यानी कि ऐसे फार्मर्स जो फिशिंग में जो है कार्यरत हैं उनके लिए जो है ये डे स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये सबको पता होना चाहिए, 11 जुलाई को ये आता है, और इस बार जो है इसकी थीम थी कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। फिर है मलाला दिवस, 12 जुलाई को मनाया जाता है। अब मलाला जी के बारे में जानते ही हैं, मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की एक्टिविस्ट हैं, जिनको कि तालिबान के द्वारा गोली मारी गई थी। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई, जो है इस दिन बास्तिल दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। बास्तिल के फोर्ट जो है उसका पतन हुआ था। फिर है विश्व युवा कौशल दिवस, ये 15 जुलाई को आता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि युवा कौशल की बहुत बात होती है। कुछ डेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, बाकी तो अब ऐसे तो कई सारे डेज़ हैं, सबके नाम तो याद नहीं हो सकते, लेकिन जो इंटरनेशनली फेमस डेज़ हो और जिनके ऊपर भारत सरकार या राजस्थान सरकार कुछ कार्य कर रही हो, जैसे जनजातीय दिवस है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर है इमोजी दिवस, अब ये कोई नहीं पूछेगा इमोजी दिवस वाला, तो इसलिए तो है, इसको नहीं देखना है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस, जिनको जो है साउथ अफ्रीका का जो है गांधी कहा जाता है, तो इनका जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। और फिर है विश्व शतरंज दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। फिर है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ जो है वो इस बार मनाई गई है 2021 के अंदर, और यह दिवस ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, 1999 में भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था ऑपरेशन विजय के तहत, इसीलिए इसको उस याद में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो जो है 28 जुलाई को बनाया जाता है। फिर 29 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है फूड चेन में प्रीडेटर का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए जो ये बड़े जानवर होते हैं इनका जीना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है फूड चेन के लिए, खाद्य श्रृंखला के लिए। फिर है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस जो है 30 जुलाई को, और विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को। तो ये कुछ दिवस से सभी रटने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़िएगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो मैंने बताई है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, बस 4 में से 1 टिक होना चाहिए, बाकी रटना किसी को नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई लोग इतने अपनी वो दिखाने के चक्कर में कि बताओ ये दिवस कब आता है, अब रेड क्रॉस डे बताओ कब आता है, टेलीफोन डे बताओ कब आता है, तो अब हो सकता है कि आपको
पता हो कि जुलाई अगस्त में आता है, लेकिन आपको ये एग्जैक्ट डेट याद ना हो, और हो सकता है कभी ऑप्शन के अंदर जो है इतना नियर ना दे वो, क्योंकि उसको खुद को पता है कि मैं अटपटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसा मंथ जो है वो नियर में ना दूँ। तो वो जो है आपका, अगर आपको मंथ भी याद है तब भी आपका सही हो सकता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसे प्रश्न पूछ करके आतंकित करते हैं, तो उनसे आतंकित ना हो, और जो है अपने हिसाब से आप इसको पढ़िए, ताकि आपके 4 में से 1 जो है टिक लगाने वाला काम जो है वो बैठ जाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न संस्थाओं के स्थापना दिवस के बारे में। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड का स्थापना जो है, नाबार्ड के बारे में आपको पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इनडायरेक्ट तरीके से जो है फंड ट्रांसफ़र करता है फार्मर्स को, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको। और ये जो है इसका स्थापना दिवस था 12 जुलाई को। 12 जुलाई को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच शेयर पूंजी की हिस्सेदारी में संशोधन के बाद आज नाबार्ड जो है वो पूरी तरीके से भारत सरकार के स्वामित्व में है। अगर कोई पूछे तो नाबार्ड किसके अंडर में आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। आरबीआई नहीं होगा आंसर, पहले आता था अब नहीं आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ठीक है। फिर है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसको बोलते हैं CPWD। तो इसका भी जो है वर्षगांठ मनाई गई है, 167वां स्थापना दिवस। तो जो है ये जो है इसका मुख्य रूप से इमारत, सड़क, फ्लाईओवर, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, इन सब के लिए जो है पहाड़ी रोड, ये सब बनाने का कार्य जो है वो CPWD का कार्य होता है। ठीक है। इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1854 में की गई थी। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल। ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है वो भी जो है अभी मनाया गया है, और इन्होंने जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जो है वो जारी किया है, जिसका नाम है किसान सारथी। तो ये भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। फिर कुछ बुक्स के बारे में है कि कौन सी बुक्स चर्चित है, देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ कंज्योरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज़, ये है शिव शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण की। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर से देखिएगा इनको, क्योंकि उनके एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। स्पेस एंड बियॉन्ड प्रोफेशनल वॉयज ऑफ के कस्तूरी रंगन, तो ये BN सुरेश ने लिखी है। स्वीटनेस ऑफ वाटर एंड ऑपराज बुक क्लब पिक, ये नाथन हैरिस के द्वारा है। रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द संघ इज रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी, बद्री नारायण जी की है। अमर्त्य सेन ने एक बुक लिखी है, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हों, बड़े व्यक्ति हों जो कि इकोनॉमिस्ट हैं या नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है, तो उनकी लिखी हुई चीज़ों को तो हमें याद रखना ही रखना है। फिर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, ये एक जो है फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने जैसे रंग दे बसंती मूवी थी इनकी, तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर जो है इनकी पुस्तक है। फिर जयराम रमेश जो है कांग्रेस के टर्म में मिनिस्टर रहे हैं, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और 1-2 बार आप जैसे एक बार इनको रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि कुछ जो है आपके प्रश्न इससे बन जाएं। फिर शब्द संक्षेप देखते हैं। सो इसके अंदर जो पहला जो वर्ड है वो है स्पर्श, जिसका नाम है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। तो ये जो है रक्षा का मतलब है डिफेंस जो सिस्टम होता है, रक्षा मंत्रालय जो है उसके अंदर जो पेंशन विभाग से संबंधित जो कार्य हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये ऑटोमेटेड मोड पर ये जो है कार्य करेगा। ये एक वेब आधारित प्रणाली है जो पेंशन दावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के जो है बैंक खातों में पेंशन को जो है जमा करती है। यानी पेंशन से रिलेटेड चीज़ है, और वो भी डिफेंस के अंदर। बस इतना ही इसमें जानना है, इससे ज़्यादा इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये जो है किसी कार्य जो है नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सम्मेलनों के बारे में। तो पहला सम्मेलन है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। इसका डिजिटल रूप से जो है इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। तो कोविन जो कॉन्क्लेव है, इसके अंदर जो हमारा कोविन ऐप है, जिससे कि आपने अगर अभी डोज के लिए रजिस्ट्रेशन करा होगा तो कोविन ऐप से ही किया होगा। तो कोविन ऐप के बारे में जानकारी दी गई है, और कहा गया है कि कॉन्क्लेव में कोविन के विकास में इसके काम करने की प्रक्रिया के बारे में जो है जानकारी दी गई है, और डिजिटल जन कल्याण के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म दुनिया को उपलब्ध कराने की पेशकश भी की गई है। तो अब दुनिया में कौन सी दुनिया आती है, तो हमारे आस पड़ोस वाले जो कंट्रीज़ है उनको जो है ये सुविधा देने के लिए बात की गई है, जिसमें कि अफ़गानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, गुयाना है, ये सारे लोग जो है उसमें शामिल हैं। फिर जो नेक्स्ट है ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। तो ब्रिक्स जो देश हैं, ब्रिक्स के फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो है 2021 की इसकी बैठक हुई है।
तो वो पर्यटन से रिलेटेड है और पर्यटन मंत्रियों की इन्होंने इसमें भाग लिया है। तो पर्यटन का मतलब क्या है कि इन देशों के अंदर जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, और उसके लिए इन्होंने एक जो है एक दस्तावेज भी साइन किया जिसका नाम है मिनिस्टर कम्युनिक। ठीक है, तो मिनिस्टर कम्युनिक क्या है, तो वो ब्रिक्स के जो देश हैं उनके बीच में सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दस्तावेज है जिसको ये स्वीकार किया गया है। ठीक है, और कोविड-19 महामारी में जन स्वास्थ्य को गंभीर रूप के खतरे में डाल दिया था और इसलिए सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए भी चुनौतियां पेश की थी, तो वो इसके अंदर स्वीकार किया गया है। उसकी क्या क्या चुनौतियां थी उसको स्वीकार किया गया है। भविष्य के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह माना गया कि हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स गठबंधन स्थायी रूप से पर्यटन उद्योग में जो है वो तेजी ला सकता है। तो ये इसके बारे में कुछ चीज़ें थी। और फिर कई सारी बैठकें होती है ब्रिक्स की, जैसे संस्कृति मंत्रियों की, शिक्षा मंत्रियों की, जो अपने देशों के अंदर जो है संगठन के जो देश हैं वो अपने अंदर जो है क्या क्या बदलाव कर सकते हैं उससे संबंधित होती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आयोग और समितियों को लेकर के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है यानी सेंट्रल कैबिनेट है, उन्होंने केंद्रीय सूची में ओबीसी के भीतर जो उपवर्गीकरण होता है यानी ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं उनसे जुड़े मुद्दों के ऊपर जो है जो है जो भी इम्पोर्टेंट उनके मुद्दे हैं उसके लिए एक आयोग का गठन किया था। तो उस आयोग के जो चीफ हैं उनका नाम है सेवानिवृत्तीय न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जी रोहिणी। ठीक है, उनके उसमें उसको जो है गठित किया था। उसके कार्यकाल में जो है अभी 1 साल की और वृद्धि जो है वो की गई है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के तहत उपवर्गीकरण के मामले की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को विस्तार दिया है। संविधान का जो आर्टिकल 340 है इसके तहत ही इस आयोग को गठित किया गया है और इसके कार्यकाल को जो है 31 जनवरी 2022 तक जो है वो विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है। ये इस आयोग का 11वां विस्तार है। इस आयोग को मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी और तब से अब तक इसके अंदर जो है वो एक्सटेंशन किया जा रहा है। फिर जो है इसमें क्या क्या बातें होंगी, वही नौकरियों में आरक्षण ये वगैरह वगैरह जो बातें हैं उसको लेकर के जो है ये क्रीमी लेयर का क्या है और क्या नहीं है वो उन चीज़ों को लेकर के ये जो है ये जो कमेटी है वो ये आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट को देगा। फिर है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, इसके लिए सलाहकार परिषद का जो है वो गठन किया गया है। किसने किया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो आता है आपका उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड ये IPP जो विभाग होता है ना उसका क्या नाम है, हाँ DIPP एक मिनट जिसको बोलते हैं DPIIT। तो इन्होंने जो है अपने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए जो है परियोजना जो है उसको शुरू की है। इसका उद्देश्य होगा किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म के स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल और ओपन स्पेसिफिकेशन का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को जो है वो बढ़ावा देना, ये इसका कार्य होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है परिसीमन आयोग की जम्मू कश्मीर यात्रा। तो देखिए यात्रा तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो परिसीमन आयोग होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, और ये क्या करता है कि जो भी नया राज्य या जो भी कुछ है वहाँ पर जो है लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव के लिए जो निर्वाचन सीटें होती है तो और जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसका निर्धारण करता है। ठीक है, ये कार्य जो है वो इसी का होता है। और हाँ देखिए यहाँ पर परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था। महामारी के कारण इसको एक्सटेंड किया गया है और अभी इसने जो है अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो 2 नए यूटीज़ बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर जो है सीट्स कैसे और किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी उसका कार्य जो है वो परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा ही जो है वो किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। तो ये जो है जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने वहाँ पर जो है महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नाम का जो है एक कार्यक्रम जो है उसको लॉन्च किया है। ये पहल जम्मू कश्मीर की महिला उद्यमियों के लिए जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा जो है आयोजित किया जाने वाला 5 महीने का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जहाँ उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह जो है वो दी जाएगी। फिर है कुछ ऑपरेशंस, तो उत्तरी हिमालय में दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान जो है उसको स्टार्ट किया है। तो सुश्री कंचन उगुसंडी नाम की जो महिला है द्वारा उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर करते हुए शुरू किया गया दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का जो है इन्होंने समापन किया है, और इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है नई दिल्ली से रवाना किया था। फिर है भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान जो है जिसका नाम है आर्मेक्स 21।
इसका आयोजन देश एवं भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में आयोजित किया गया था और लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू किया गया था और उत्तराखंड के मलारी में जो है इसको समाप्त किया गया। तो ये कुछ एक अभियान है। फिर है मातृ कवचम अभियान। तो ये केरल सरकार का अभियान है और गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध करवाने के लिए मातृ कवचम नामक अभियान जो है उसको शुरू किया गया। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने जो है वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसको TTX कहते हैं, ठीक है, TTX जो अभ्यास है वो इनके द्वारा जो है शुरू किया गया। और इसका जो है इन तीनों देशों का टेबल टॉप एंटी नार्कोटिक्स एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू अभ्यास जो है पहली बार जो है वर्चुअल रूप से जो है शुरू किया गया था। फिर जो है नेक्स्ट है INS तबर ने फ्रांसीसी नौसेना और इतालवी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है वो पूरा किया है। तो ये तंबर क्या है, तो ये INS तंबर जो है भारतीय नौसेना का पोत है, जिसने अभी जो है जिसने इतालवी सेना के साथ में, इटालियन जो नेवी है उसके साथ में अभ्यास किया था। फिर है भारत व रूस नौसेनाओं का इंद्र नेवी अभ्यास। तो ये इंडिया और रशिया के बीच में जो है नेवल अभ्यास हुआ है। और उसके अलावा जो है भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का सैन्य संस्करण रूस के वोलगार्ड में आयोजित किया जाएगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था पुराने वाली क्रोनोलॉजी के अंदर। तो ये जो इंदिरा नेवी है इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये किसके बीच में हुआ है, भारत और रशिया की नौसेनाओं के बीच में। ये जो सैन्य अभ्यास है प्रत्येक 2 वर्ष बाद भारत और उसकी नौसेनाओं के बीच किया जाता है। इंद्र नेवी अभ्यास की शुरुआत 2003 में की गई थी, जो दोनों देशों के नौसेनाओं के मध्य मौजूद दीर्घकालीन रणनीतिक संबंधों का परिचायक है। फिर कुछ पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित न्यूज़ देखते हैं। जो भूमिगत मकड़ियां हैं उनकी 2 नई प्रजातियों की खोज की गई हैं, जिनका जो है पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में जो है 2 प्रजातियां मिली हैं। पहली का नाम है ग्रेवलिया बोरो और दूसरे का नाम है डेक्सपस क्लेनी, ठीक है। इन दोनों मकड़ियों को बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में खोजा गया है और इसीलिए इनका नाम भी वहीं के जो है जो रीजनल नेम है उसके ऊपर जो है इनको रखा गया है। फिर है फिर कुछ मिसलेनियस न्यूज़ है, उनको देख लेते हैं। जो नितिन गडकरी हैं, जो कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री हैं, उनके द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट इकाई जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये क्या है, तो देखिए भारत के पहले और एकमात्र पेंट जो कि खादी प्राकृतिक पेंट है, ये एकमात्र ऐसा जो गोबर से बना हुआ है, ठीक है, और इसको प्राकृतिक पेंट का जो है वो नाम दिया गया है। और उन्होंने देश भर में इसे बढ़ावा देने तथा युवा उद्यमियों को गाय के गोबर के पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं को पेंट का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो घोषित किया है, खुद को ही जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। और ये जो है खादी प्राकृतिक पेंट स्वचालित विनिर्माण संयंत्र कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर के परिसर में स्थापित किया गया है, जो खादी और ग्रामोद्योग की एक इकाई है, ठीक है। और इसके अलावा तो इसमें वर्तमान में प्राकृतिक पेंट का दैनिक उत्पादन 500 लीटर है, जो कि बढ़ाकर 1000 लीटर जो है वो तक किया जाएगा। और तो इसमें कुछ खास बात है नहीं। फिर है केंद्र सरकार का नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान जो है उसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा जो है लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार जो सरकार है उसने भारत की समृद्ध मूर्त विरासत के लिए जो टेंजिबल हमारी जो हेरिटेज है उसके संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा में है वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है उसको स्थापित करने का जो है वो निर्णय लिया है, ठीक है। और ये जो है इसके भी कई सारे पार्ट होंगे, जैसे कि राष्ट्रीय अभिलेखागार, पुरातत्व संस्थान वगैरह वगैरह। तो ये कुछ न्यूज़ थी इसके बारे में। फिर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। तो ये क्या चीज़ है, तो ये जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो है इसका उद्घाटन वाराणसी में जापान की सहायता से जो है किया गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में जो है इसको जो है ये इस 2 मंजिला सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया गया है। और इसका काम क्या होगा, इसमें गैलरी वाराणसी की विशिष्ट संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करती है, जिसमें भित्ति चित्र, कला और संगीत को दर्शाते हैं। तो ये जो है 2015 में जो हमारे प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी और इसकी नींव रखी थी, किसकी, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की, ठीक है। और हाँ, फिर इसके बाद में देखिए ये जो है कुछ RS का जो पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसका भी जो है पिक्चर लिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने जो है RS का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया है, बुक लिस्ट जो है उसको भी डिस्कस कर रखा है, तो आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है लगभग हम जो पढ़ चुके हैं वो उन्हीं के ऊपर है। जैसे कि हमने आज पढ़ा था नियर अर्थ एस्टेरॉइड, उसके बारे में। ममनून हुसैन जो है जिनका भी निधन हुआ है वो किस देश से हैं, लिंगायत संप्रदाय के नेता। और भारतीय नौसेना के जहाज़ अभी INS तलवार के ऊपर। तो ये कुछ जो है एक दो क्वेश्चन अगर आपको अलग लगे तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये लोग जो है नए क्वेश्चंस भी इसके अंदर डाल देते हैं जो इन्होंने मैगज़ीन में नहीं दिए हुए होते। ठीक है, तो आप इस मैगज़ीन को जो है पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरी मैगज़ीन को जो है आपको कवर करवा दिया है। मेरे द्वारा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नहीं छूटी होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ अगर रह जाता है या कुछ मेरे द्वारा कुछ मिस्टेक हो जाती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई आर्टिकल जो है आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे से उस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि उससे क्या है कि एक इंटरेक्टिव होने से ही जो है क्वेश्चंस के जो है जवाब निकल कर के आते हैं। तो आपका और भी कोई अदर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप उस पर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा अगस्त 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। अच्छे से पढ़िए, पूरा पढ़िए, और एक बार पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद में जो है शॉर्ट टाइम पीरियड में इसका रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।